हिंदू शेरनी के नाम से जाने जाने वाली विधायिका गीता जैन, जिनका आज जन्मदिन है, और इस मौके पर आज उनसे खास मुलाकात करेंगे। दबंग खबरें की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जानते हैं इनसे कि 5 वर्ष का कार्यकाल इनका पूर्ण होने जा रहा है कुछ ही महीनों में। आने वाले चुनाव भी नज़दीक हैं। इनसे जानते हैं किस तरह का खट्टा मीठा अनुभव रहा है और जनता का कितना प्यार मिला है और जनता को इन्होंने कितना प्यार दिया है। मैडम, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या कहेंगे आप जनता के लिए, और 5 सालों की जो आपकी उपलब्धियां हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 5 सालों में जनता का मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत मान सम्मान मिला, जिसकी मैंने अपेक्षा भी नहीं की उतना प्यार मुझे जनता की तरफ से मिला। ऐसे मेरे 5 साल का टेन्योर रहा, शायद और किसी ने इतने अनुभव नहीं किए होंगे जितने मैंने किए। गवर्नमेंट 3 बार चेंज होना, कोरोना का आना, और बार बार यानी हम कह सकते हैं कि स्टेबल एक परिस्थिति महाराष्ट्र में अब की बार कम रही, लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। मुझे बहुत संतुष्टि है कि लोगों ने जो विश्वास से मुझे यहाँ इस चेयर पर भेजा था, मुझे लगता है कि मैंने उस चेयर के साथ, उस पद के साथ बहुत न्याय किया। इतने सालों में कभी इतनी जंगी निधि हमारे मीरा भाईंदर में नहीं आई जितनी अब की बार मैंने लाई है। बहुत कुछ ऐसे अच्छे अच्छे काम किए। देखिए, 1000 करोड़ के रोड बन गए, उससे बड़े बड़ी 516 करोड़ का हमारा सूर्या पाइपलाइन की इंटरनल पाइपलाइन डालने के लिए हमें निधि मिली। बाकी की छोटी मोटी सब मिला के हमें 101 करोड़ मिली। लेकिन जो मेरे दिल के करीब है, जो मुझे लगता है कि मेरे ये 5 साल सार्थक हुए, वो है एक कैंसर हॉस्पिटल का बनना। हो सकता है मेरा कभी ये ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं और ना बन पाई हूँ, इसलिए भी ये प्रोजेक्ट मेरे इतने दिल के करीब है। 1 साल लेट करना पड़ा मुझे, हॉस्पिटल पास हो गई थी। अचानक से ध्यान आया कि हम टाटा की तरह हॉस्पिटल बनाएं, और उन सब प्रोसेस, बीआरसी की परमिशन, ये सब लेते लेते 1 साल ये प्रोजेक्ट लेट चालू हुआ। लेकिन उसके बावजूद भले ही ये लेट हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि द बेस्ट हुआ। तो मेरे दिल के करीब, यानी मैं इसे सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि मानती हूँ कि टाटा जैसा एक हॉस्पिटल जो पूरे महाराष्ट्र में अभी तक गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल कहीं और नहीं बना, मैं यहाँ मीरा भाईंदर में ले आई। मैडम, और भी कई उपलब्धियां। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि विधायिका गीता ने चुनाव से पहले लोगों से वादा किया था कि मैं टोल हटा दूंगी, लेकिन टोल तो हटा नहीं, लेकिन उल्टा उसके टोल के जो टैक्स थे वो बढ़ गए। जी, देखिए, मैंने कोशिश बहुत की। अब मैंने इतने सारे कामों की कोशिश की, बहुत सारे काम मैंने वायदे नहीं किए थे, वो भी पूरे हुए। मैं मानती हूँ कि मैंने टोल हटाने का वायदा किया था और मैंने बहुत कोशिश की, और आज तक मेरी वो कोशिश कायम है कि ये कैसे हटे। लेकिन जो एक एग्रीमेंट बनता है कॉन्ट्रैक्टर और सरकार के बीच, वो ऐसा बना है कि उसमें बायबैक की कोई पॉलिसी, कोई शर्त नहीं है। आज अगर हम टोल बंद कर देते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कोर्ट में जाएगा, तो उससे सरकार को 2100 करोड़ से ज़्यादा की निधि देनी पड़ेगी। तो ये सब जो पॉइंट्स है मैंने बहुत पढ़े। आज यही बोल सकते हैं कि वो एग्रीमेंट की लाइन से लाइन मैंने पढ़ी, और उसके बावजूद मेरी कोशिश ये है कि टोल कम से कम मीरा भाईंदर वाले हम कैसे मुक्ति पाए। यूजुअली दूसरे टोल के लिए ये है कि 5 या 10 किलोमीटर की परिधि में जो आते हैं उनको नहीं लिया जाए। हमारे गडकरी जी का एक वीडियो भी है, लेकिन वो जो शर्त है वो हमारा ये एग्रीमेंट बना उसके बाद आई, जो लोगों को नहीं पता। और फिर विरोधी भड़काते हैं कि देखिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में ये लेना नहीं चाहिए, फिर भी लेते हैं। लेकिन अगर आप डेट देखें उस डिसीजन की, तो वो हमारा ये जो एग्रीमेंट बना है उसके पहले का। काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन मैंने हिम्मत अभी भी नहीं हारी। मेरी पूरी की पूरी कोशिश है कि कम से कम कुछ नहीं तो मैं मीरा भाईंदर वालों को भी अगर टोल से मुक्ति दिला सकूँ। एक और आज बहुत अच्छी बात हुई। आज मुख्यमंत्री के साथ हम बैठे थे, तो वहाँ MMRD के कमिश्नर भी थे, तो हमारी चर्चा ये हुई कि हम 40-50 MLD जो पानी की पाइपलाइन का कैपेसिटी है इंटरनल, जब तक दूसरी पाइपलाइन नहीं हमारी पूर्ण तरह से बीत जाती, सूर्या की जो काम चल रहा है हर जगह, तब तक अगर हम 50 MLD पानी
सूर्या वाटर का जो काम है वो ख़त्म हो, एक्चुअली ये ख़त्म हो जाना चाहिए था 2 महीने में, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया, आपको भी पता है, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एक मजदूर वहाँ दब के मृत्यु हो गया है और उस एक्सीडेंट की वजह से रूट चेंज करना पड़ रहा है। इसकी वजह से थोड़ा 2 महीना और वो प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो रहा है, नहीं तो हम शायद 50 ml पानी अब तक ले आते, क्योंकि 50 की कैपेसिटी हमारी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन में है। हर छोटी बात, यूएलसी की वजह से कितने सारे रीडेवलपमेंट अटके थे, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इतने सालों से किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो हमारे मीरा भाईंदर की ज़रूरत क्या है? सब 40-50 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं। आप देखिए, रोज नोटिसें जारी की रही है, C1 कैटेगरी में बिल्डिंगें आ रही है, लोगों को घर खाली करना पड़ रहा है और साथ द्वारा उनके नाम का नहीं हो रहा है। मालूम पड़ता है कि यूएलसी का बोझा है, जो उन बेचारों को तो पता भी नहीं है कि हमारी बिल्डिंग में यूएलसी का बोझा है। उसका भी मैंने एक तोड़ निकाला कि आप बोझा है तो बोझे के साथ भी एक बार साथ द्वारा घुमाएंगे तो उनका रिडेवलपमेंट का मार्ग खुला होगा। मैंने कहा ना, छोटी सी बात है, लेकिन उसकी वजह से कितनी 100-150 बिल्डिंगों का रीडेवलपमेंट रखा था, वो हमने सॉल्व किया। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करने में मुझे बहुत आनंद आया कि जो रियल प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक पहुंच के मैं कर रही हूँ, भले वो लोगों को दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो उन 100 बिल्डिंगों को ही दिख रहा है कि हमारा इतना बड़ा मसला हल हुआ, शायद दूसरी बिल्डिंगों को उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों को काफ़ी मदद मिली। एक मैंने बात करी कोरोना की, ऐसा नया अनुभव था कि उन 2 साल में क्या करना किसी को कुछ नहीं सूझता था। उस समय जब मैंने, आपको याद होगा तो, मेरे सामने की 1200 फ्लैट की बिल्डिंग में मैंने कोविड सेंटर बनाने के लिए दी थी। इतने लोगों ने मेरा विरोध किया था, बल्कि यहाँ रहने वाले सभी ने मेरे घर पे मोर्चा लाया था। पुलिस का रिक्वेस्ट था कि आप 2 दिन 3 दिन कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन मैंने हिम्मत करके वो सेंटर बनने दिया, क्योंकि और कहीं कोई बनने नहीं दे रहा था। तो मैं सामने ही रहती तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकती थी कि कुछ भी होगा तो पहले मुझे होगा, यहाँ बन लेने दीजिए। और वो सेंटर की मदद लोगों को बहुत मिली, बल्कि दूसरे राज्य के लोग जो यहाँ कोविड सेंटर में रह के गए, भर भर के तारीफ की कि ऐसा हमने कोविड सेंटर और कहीं देखा नहीं, क्योंकि हर एक रूम में अलग से बाथरूम, अलग से। और हमारी किस्मत अच्छी थी, यहाँ के मरीजों की किस्मत अच्छी थी कि वो बिल्डिंग बन के दे रही थी, और ऐसी 3 बिल्डिंगें बन के दे रही थी। इसके बाद तो दूसरी 2 जगह भी किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिर कायदा लाया कि कहीं लोग विरोध भी करेंगे तो भी वो प्रॉपर्टी लेने का अधिकार गवर्नमेंट को है। इस तरह से बहुत खट्टी मीठी ऐसी यादें हैं। कभी 5 साल का देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ बहुत अच्छे काम मेरे हाथों से हुए, कुछ बहुत अच्छे करना चाहती थी लेकिन शायद उसमें पूर्ण तरह सक्सेस नहीं मिला। लेकिन यही ज़िंदगी है, 100% किसी को नहीं मिलता है। मैं 70-80% में पास हो भी जाऊँ तो मैं समझूंगी कि मैंने लोगों के अपेक्षाओं के साथ न्याय किया। मैडम, ऐसा है कि लाडली बहना एक स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी लॉन्च की है, और जितनी भी महिलाएं हैं वो बड़ी ही उत्साहित है कि लाडली जो बहना स्कीम है उसके लिए हमारा भी नाम उस लिस्ट में आवे। आप भी एक मीरा भाईंदर की लाडली बहना हो, तो उन बहनाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, मेरे सभी ऑफिसों में ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया, जो हमें फॉर्म भरना होता है वो ऑनलाइन भरना होता है, तो मेरी सभी ऑफिसों में मैंने एक्स्ट्रा 2-2 लोगों को बिठाया है ऑनलाइन कंप्यूटर के साथ, कि जितनी भी हमारी लेडीज़ आएँ उनको तुरंत ही आप ये मदद करें। और 2 दिन पहले से क्या क्या पेपर आपको लाने हैं वो मैंने डिक्लेयर कर दिया था, मेरा वीडियो था, और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा लोगों ने, 3-4 लाख लोगों ने उसको देख के इतना रिस्पॉन्स, इतने क्वेश्चंस उस पर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग जागरूक है। और मैं आपके चैनल के जरिए से भी कहना चाहूँगी कि हमारी मीरा भाईंदर की बहनें, और मैं तो कहती हूँ कि पूर्ण महाराष्ट्र की बहनें इस योजना का लाभ लें। आपके खाते में डायरेक्ट 1,500 रुपये आएंगे, और कोई बिचौलिया, कोई कमीशन, कोई कुछ नहीं, आपके बैंक खाते में डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से 1,500 रुपये आते हैं। तो इस तरह से अच्छा, बहुत अच्छी बात यह है कि किसी ने अभी उनका नाम नहीं हुआ, अगस्त में हुआ, क्योंकि 31 अगस्त तक रखा गया है। तो ये नहीं कि जुलाई का उनको नहीं मिलेगा, जुलाई और अगस्त दोनों के उनको ये मिलेंगे महीने के पैसे। यानी अगर अगस्त में उनका नाम, अगर 31 अगस्त के पहले रजिस्टर होता है तो उसके खाते में डायरेक्ट 3,000 आएंगे, जुलाई के कटेंगे नहीं। तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें अब की बार हुई है, और मुझे अच्छा लगता है कि उस अच्छी चीज़ें करने वाले गवर्नमेंट का मैं भी एक हिस्सा हूँ।
मैडम, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, और लोगों का मानना क्या है, मीरा भाईंदर में ऐसी बुलंद आवाज से कहा जाता है, आपको हिंदू शेरनी की संज्ञा दी जाती है और हिंदुत्व के मुद्दे में आप हमेशा अग्रणी रहती है, लेकिन कुछ समाज आपसे नाराज भी रहता है, टीका टिप्पणी भी करता है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे किसी समाज से बैर नहीं है। अब आप डायरेक्ट किस समाज का नाम ले रहे हैं, तो मुस्लिम समाज का नाम ले रहे हैं। क्या मैं मुस्लिम समाज के मेरे भाइयों से पूछना चाहती हूँ, अगर आपके धर्म के इस झंडे को नीचे फेंका गया होता, या आपके जो भी जिनको भी आप मानते हैं भगवान की तरह, उनके झंडे को नीचे फेंक के उन पे थूका गया होता, उन पे उल्टी की गई होती या उनका अपमान किया गया होता, तो क्या आपको अच्छा लगता? आपको भी बुरा लगता। वैसे मुझे भी बुरा लगता है। मैं मानती हूँ कि हम यहाँ जब होते हैं तो एक दूसरे का धर्म का सम्मान करना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की होती तो मैं क्या सामने से जाके किसी मुस्लिम या किसी अन्य धर्म के लोगों को हैरान करती हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ 40 साल से इस शहर में रह रही हूँ। मेरे यहाँ काफ़ी सारे वर्कर भी हैं जो इस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये गलत करने वालों के लिए शिक्षा थी, उस धर्म के होने के लिए शिक्षा नहीं थी। गलती जो करेगा वो सजा पाएगा। मैडम, ऐसा है कि अभी आने वाला समय चुनाव का है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि यहाँ पे उम्मीदवार 3 हैं और टिकट 1 है, तो आपकी क्या मंशा है कि आपको किस पार्टी से टिकट दिया जाएगा? देखिए, अभी जिस समय ये तय होगा, सबसे पहले तो वरिष्ठ ये तय करेंगे कि ये सीट यानी 145, 146 या महाराष्ट्र की जो भी सीटें हैं वो यूटी में किसके हिस्से में कौन सी सीट जाएगी। ये कहना अभी बहुत जल्दी होगा कि कौन सी पार्टी से मैं लड़ूंगी या कौन सी पार्टी को ये टिकट मिलेगा, क्योंकि ये निर्णय वरिष्ठों का होगा। फिर जिस पार्टी को ये टिकट मिला है, क्या वो मुझे टिकट दे रही है? हालांकि बहुत अच्छा वायदा है कि भाई नहीं, सिटिंग सभी एमएलएस को हम कंसिडर करेंगे, तो मैं भी ये बहुत पॉजिटिव हूँ इस बारे में कि यस, यूपी की तरफ से टिकट मुझे मिलेगा। मैडम, आपको टिकट देते हैं और आपकी जीत जिस तरह से आप जनता का प्यार मिल रहा है, तो चुन के आने के बाद आप जनता को क्या दोगी? क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है, पर आने वाला जो समय आएगा उसमें आपका क्या फ्यूचर प्लान होगा? जो मैंने कहा कि मैं 100% अभी इन 5 सालों में नहीं पहुंच पाई, 70-80 तक मैं मेरे आकलन कर रही हूँ। जो काम रह गए उस काम को पूरा करना। आप देखेंगे कि मीरा भाईंदर में पानी तो खैर आ ही रहा है, हमारे इस 5 साल के प्रयत्न में ही पानी बिल्कुल आ रहा है, पर अभी इंफ्रा हमारे यहाँ कम है। हम जितना यहाँ नई बिल्डिंगें बनेगी उसके हिसाब से हमारे रोड, हमारे इंफ्रा, इन सब चीज़ों की बहुत कमी है। दूसरी सुविधाएं आप देखिए तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम पे एक ही है, इतने 15-20 लाख, और अब शायद जब नए यूडीपी से 25-30 लाख से भी ज़्यादा की बस्ती हो जाएगी 2-3 सालों में। 3-4 हमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चाहिए, अच्छे मैदान चाहिए, बच्चों को एक एक्टिविटी ऐसी चाहिए, उनके स्कूल्स अच्छे चाहिए। शिक्षा के ये जो मैं मानती हूँ कि अफोर्डेबल शिक्षा होनी चाहिए। आज किसी माँ बाप को अपने बच्चे को पढ़ाना होता है तो पहले विचार करता है कि अरे इतनी फीस मुझसे होगी क्या। हालांकि मोदी जी के बहुत अच्छे प्रयत्न हैं कि समान शिक्षा धोरण और अफोर्डेबल शिक्षा धोरण लाने के प्रयत्न हैं, और मैं आशा करती हूँ कि वो बहुत जल्दी लागू होंगे। लेकिन यस, मैं अपनी तरफ से कुछ यहाँ ऐसी स्कूलें बनाना चाहती हूँ। अभी आपको बताऊँ कि मेरे अभी प्रयत्न चल रहे हैं, यहाँ जो सीबीएसई स्कूल हुई है वो कोई अडॉप्ट कर ले स्कूल। मैंने 2-3 स्कूल वालों से बात की है, अडॉप्ट कर ले तो हमें फ्री में सीबीएसई शिक्षण भी हमारे बच्चों को हम दे सकते हैं। शिक्षा और आरोग्य ये मेरे दिल के करीब के विषय है। आप देखेंगे अभी आपको बहुत अच्छे न्यूज़ दी, पेम्बा में मेमोग्राफी मशीन भी आ गई है हमारी बहनों के लिए। अब की बार शायद ये जो पीरियड है, ये टेन्योर है, वो महिलाओं के लिए स्वर्णिम टेन्योर कहा जा सकता है। राज्य सरकार ने हमें भर भर के दिया है, और हमारे यहाँ महिलाओं को लगती मेमोग्राफी, यानी महिलाएं अपने स्वास्थ्य को निग्लेक्ट करती है। वो घर का कोई भी व्यक्ति बीमार होगा तो उसकी केयर लेगी, लेकिन अपने प्रति थोड़ी लापरवाह होती है। ये इंडियन सभी महिलाओं का स्वभाव है। तो वो समय पे जाके अपना मेमोग्राफी कराए, क्योंकि आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो समय पे जाके अपना पेप स्मीयर करा के सर्वाइकल कैंसर का कराए। ये दोनों चीज़ें हमने पेम्बा में शुरू की है।
बहुत अच्छा एक लेज़र से हम मोती बिंदु का ऑपरेशन जो बहुत आधुनिक तरीके से वो टेम्बा में शुरू हो गया है। बाकी ओपीडी तो आप देख ही रहे हैं कि दिन ब दिन बाकी सभी डॉक्टर्स की सेवाएं आपको मिल रही है, अपंगों को उनके सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। मेरी कोशिश है, यानी मेरे तो मन में कभी कल्पना आती है कि एक जादू की छड़ी हो तो मैं उस हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दूं, लेकिन यस, एक मानवीय की जो मर्यादा होती है उसके तहत मैं एक एक चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। कैथलैब यानी कि आपके हार्ट के सभी छोटे मोटे ऑपरेशन वहाँ 1-1.5 साल के अंदर चालू हो जाएंगे। धीरे धीरे एक एक सुविधा वहाँ हम इंक्लूड करते जा रहे हैं। साइकोलॉजी कभी नहीं होता था, वो वहाँ मिल रहा है। काफ़ी सारे चालू हुए हैं, काफ़ी सारे सिटी स्कैन वगैरह मेरी इच्छा है कि जल्दी से चालू हो जाए ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिले। ऐसे बहुत सारे स्वप्न हैं, लोगों को अच्छा आरोग्य के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करूं, शिक्षा इतनी अफोर्डेबल कर दूं कि हमारे यहाँ का हर एक बच्चा चाहे कोई भी बस्ती में रहता हो उसको बेहतरीन शिक्षा मिले। और मैं आपको वादा करती हूँ कि अगर मुझे अगले 5 साल मिले तो इस बारे में बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अभी भी थोड़ा सुधरा है, मैंने कहा थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन मैं उसको 100% तक लाना चाहती हूँ और पक्का लाऊंगी। मैडम, जनता के लिए क्या कहेंगे और क्या संदेश देंगे आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? जनता को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी। भर भर के आपने मुझे प्यार दिया है, भर के विश्वास दिया है और वो विश्वास अभी तक कायम है। और मेरी तरफ से भी आपको वायदा करती हूँ कि ये विश्वास, ये प्यार का बदला आपको कभी धोखे से नहीं मिलेगा। आप देखिए 4.5 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक भ्रष्टाचार का एक भी आरोप मेरे पे नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि जनता का पैसे का उपयोग जनता में ही होना चाहिए। मेरे घर में मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं तो मुझे जनता के पैसों को घर पे लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा सबसे पहला सिद्धांत है, नो भ्रष्टाचार। और वो मैंने ये वायदा किया था जब मैं चुन के आई थी, मैंने वायदा किया था कि मैं आऊँगी तो देखिए मैं कितना भ्रष्टाचार पे कंट्रोल कर पाई ये दूसरी बात है, थोड़ा बहुत कर पाई। मैं नहीं मानती कि मैं 100% उस पर दूसरे करते हैं उसको रोक पाई, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। आज भी मैं बड़े दावे के साथ कहती हूँ कि मेरे ये 4.5 साल का और उससे ज़्यादा का टेन्योर भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। किसी भी बिल्डर ने, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को मैंने अननेसेसरी एक भी पैसे की वसूली नहीं की है। तो वो जो वसूली के जो यहाँ चलन थे वो काफ़ी बंद हो गए और लोग खुश है उससे कि कम से कम हमारे पैसे हमारे काम आ रहे हैं, नेताओं के घर में नहीं जा रहे हैं। देखिए, ये थी विधायिका गीता जैन। अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन्होंने जनता को संदेश भी दिया है और मीरा भाईंदर की लाडली बहना भी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाडली बहना की स्कीम भी लॉन्च कर दी है, तो जितने भी बहनाएं हैं वो इस स्कीम का जरूर लाभ लें। और गीता जैन जी का जन्मदिन है, उन्हें भर भर के इन्हें शुभकामनाएं दें। कैमरामैन प्रभात में नगदार, शशि शर्मा।